लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का आज ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। 543 लोकसभा की सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होने वाला है। 97 करोड़ मतदाता इसमें भाग लेंगे और ये 7 चरणों में मतदान होगा। 46 दिन इस पूरी प्रक्रिया में लगेंगे। 4 जून को रिजल्ट घोषित होगा। 19 अप्रैल से शुरू होने वाला ये महाकुंभ, लोकतंत्र का बड़ा महाकुंभ, जाकर के 1 जून को समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, मैं बीपी यादव। लोकतंत्र का ये महापर्व 7 चरणों में पूरा हो रहा है और इसका जो परिणाम है, जैसा कि आपने बताया अभी कि 4 जून को आ रहा है और 4 जून लगभग अगर देखा जाए तो वो तारीख होती है जब मानसून भी आना शुरू हो जाता है। तो मानसून के आने के साथ ही चुनाव का परिणाम भी आने वाला है। देखना होगा कि ये मानसून कितना सुखद होता है, कैसा होता है और किसको क्या एहसास दिलाता है। मानसून किसके लिए सर्द आहें लेके आएगा और किसके लिए जो है तपती हुई रेगिस्तान पे बारिश की बूंदे बन के आएगा, ये तो दिलचस्प होगा। पहले मैं आपको बता दूं कि 7 चरणों में ये लोकसभा चुनाव होना है। पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग होगी, दूसरे पर 89 सीटों पर वोटिंग होगी, तीसरे में 94 सीटों पर वोटिंग होगी और चौथे फेज में 96 सीटें पर वोट होगा। 5वें फेज पे 49 सीटें हैं और 6वें फेज पे 57 सीटें हैं जो कि 25 मई को वोट होगा और फेज 7 में 57 सीटों पर वोटिंग होगी जो कि 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। अगर विधानसभा की बात की जाए तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल और सिक्किम, तीसरा है ओडिशा। मतलब अगर कहा जाए तो ये 4 राज्य हो गए, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा। जब बात होती है अरुणाचल और आंध्र प्रदेश की तो 19 अप्रैल को वहां का चुनाव होना है। उसके बाद जो अगला चुनाव है आंध्र प्रदेश का है, 13 मई को होना है। ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा का जो चुनाव है वो 4 चरणों में है जो कि 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को है। मतलब 1 जून को अगर विधानसभा के चुनाव की बात की जाए तो वो भी समाप्त हो रहा है। जहां तक फेज 1 की बात किया जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा किया है कि 18वीं लोकसभा फेज 1 के लिए जिन 102 सीटों पर चुनाव होंगे उनमें पांडुचेरी है, पांडुचेरी की 1 सीट है, मिजोरम है वहां की 1 सीट है, मेघालय है वहां 2 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर, मणिपुर में 2 सीटों पर, मणिपुर में 2 सीटें ही हैं, महाराष्ट्र में 5 सीटों पर और अरुणाचल में 2 सीटें, असम में 5, बिहार की 4 सीट और छत्तीसगढ़ की 1 सीट, जम्मू एंड कश्मीर की 1 सीट, लक्षद्वीप की 1 सीट और राजस्थान की 12 सीट और सिक्किम की 1 सीट, तमिलनाडु के 39 सीटें, त्रिपुरा की 1 सीट, उत्तराखंड की 5 सीट और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोट पड़ेंगे। वहीं वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल में 3 सीटों पर, नागालैंड में 1 सीटों पर और अंडमान निकोबार में 1 सीट पर पहले फेज में मतदान होगा। जहां तक मतदान की बात करें, उत्तर प्रदेश को लंबा समय दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पूरे 7 के 7 चरण इंगेज रहेंगे और नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, शिव पांडे जी, नॉमिनेशन का काफी ज्यादा वक्त नहीं मिला है। आज घोषणा हुई है, 16 मार्च से नॉमिनेशन प्रोसेस में हो जाएगा और 27 मार्च को नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा। 28 मार्च को पर्चा वापस लेने का, स्क्रूटनी का समय है, जाकर के अपने पर्चे ठीक करने का समय है और 30 मार्च को नॉमिनेशन वापस लेने का समय है। उसके बाद प्रक्रिया में वोटिंग की लोग चले जाएंगे। मतलब आज 15 मार्च है, आज ये घोषणा हुई है और कल से ही नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। बस त्योहारों को देखते हुए 20 मार्च को नॉमिनेशन रखा गया है बिहार में और वापसी जो है 2 अप्रैल को रखा गया है। होली का बीच में त्योहार है, होलिका दहन है, इसको लेते हुए, क्योंकि पहले फेज का जो नॉमिनेशन है बिहार की देखा जाए तो 4 सीटों पर वोट है और ये पूर्वांचल की साइड में ये होली का त्योहार बहुत बड़े त्योहार के तौर में मनाया जाता है, तो उसको देखते हुए इसको रखा गया है। जी, होली का त्योहार है और होली के त्योहार के दौरान ये घोषणा होना भी अपने आप में दिलचस्प है। देखने वाली बात ये है कि होली के त्योहार के दौरान ये जो समय है
ये पार्टियों के लिए, राजनेताओं के लिए, चूंकि लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है इसको। ये तो बहुत मुफीद समय भी कहा जाएगा, क्योंकि होली में वैसे ही मिलने जुलने का सिलसिला रहता है और इस बार तो राजनीतिक सरगर्मियों में होली की हुड़दंग मचेगी। और वहीं जहां तक दूसरे फेज की बात किया जाए शिव पांडे जी, तो मैं बता दूं कि आज दूसरे फेज में क्या है कि असम में 5 सीटों पर, बिहार की 5 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर, कर्नाटक की 14, केरल की 20 और मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर, महाराष्ट्र की 8 है, मणिपुर से 1 सीट आती है, राजस्थान से 13 है, त्रिपुरा से 1 है और उत्तर प्रदेश की फिर 8 सीटों पर, वेस्ट बंगाल की 3 सीटों पर मतदान होगा। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में 1 सीट है और उस पर भी मतदान हो जाएगा। वहां भी नॉमिनेशन 16 मार्च से शुरू होगा, नॉमिनेशन 8 अप्रैल को खत्म होगा। दूसरे फेज के लिए जिन जिन सीटों पर दूसरे फेज में वोटिंग होनी है वहां पर 16 मार्च को नॉमिनेशन शुरू होगा, 8 अप्रैल को समाप्त होगा और स्क्रूटनी 5 अप्रैल को रखी गई है और नाम वापसी 8 अप्रैल को ही हो जाएगा। फेज 3 की बात करें तो फेज 3 की वोटिंग 7 मई को हो रही है, जिसमें 12 राज्य हैं और 94 सीटों पर वोटिंग होना है। इसमें असम की 4 सीटें हैं, बिहार की 4-5 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 7 सीटें हैं, गोवा की 2 सीटें हैं, गुजरात की 26 सीटें हैं, कर्नाटक की 14 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 8 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल की 4 सीटें, दमन व दीव की 2 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। और फेज 4 की जहां तक बात की जाए, 13 मई को फेज 4 में 10 राज्यों में 96 सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिनमें तेलंगाना की 17, आंध्रा की 25, बिहार की 5, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र के 11, जम्मू कश्मीर की 1, पश्चिम बंगाल की 8 और मध्य प्रदेश की 8 सीटें और इसी के साथ ही ओडिशा की 4 सीटें हैं और इनके साथ ही झारखंड की भी 4 सीटों पर उसी फेज में ही वोटिंग होगी और झारखंड के भी 4 सीटों के लिए 13 मई को ही वोट डाले जाएंगे। जहां तक नॉमिनेशन की बात करें तो चौथे फेज के लिए 18 अप्रैल से नॉमिनेशन शुरू होगा, जो 25 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। स्क्रूटनी जो होगी, फॉर्मों की छटनी जो होती है 26 अप्रैल को होगी और 29 अप्रैल को नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तिथि है। अगर 5वें फेज की बात करें तो 5वें फेज की वोटिंग 20 मई को होना है, जिसमें कि 8 राज्य शामिल हैं और टोटल 49 सीटों पर इसमें वोटिंग होना है, जिसमें बिहार की 5 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, महाराष्ट्र की 13 सीटें, ओडिशा की 5 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें और पश्चिम बंगाल की 7 सीटें इसमें शामिल हैं। साथ ही अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए 1 और लद्दाख की भी 1 सीट यहाँ पर शामिल है। नामिनेशन की प्रक्रिया 26 अप्रैल शुरू हो रही है, 3 मई को खत्म हो रही है, स्क्रूटनी 4 मई को है और नाम वापसी 6 मई तक की जा सकती है। हाँ, शिव पांडे जी, फेज 6 में 25 मई को होने वाला है, 7 राज्य हैं और 57 सीटें हैं, थोड़ी सी सीटें कम हैं। तो ये फेज इसमें है क्या कि एक बिहार की 8 सीट है, महाराष्ट्र की 10 है, झारखंड की 4 है, ओडिशा की 6 है, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल की 8 सीटें। इसके साथ ही फेज 6 में ही दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी और उसके बाद 29 अप्रैल को फेज 6 के लिए नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, 6 मई को जो कि खत्म होगा, 7 मई को स्क्रूटनी होगी और 9 मई को प्रत्याशियों को नाम वापसी की आखिरी तिथि घोषित की गई है। जो लास्ट फेज है मींस 7वें फेज की वोटिंग 1 जून को होना है और इसमें 8 राज्य शामिल हैं, कुल 57 सीटें इसमें हैं। बिहार की 8 सीट यहाँ पर शामिल है, चंडीगढ़ की 1 सीट है, पश्चिम बंगाल की 9 सीट है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की 13 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, ओडिशा की 6 सीटें हैं और साथ ही झारखंड की भी 3 सीटें इस फेज में शामिल हैं। नॉमिनेशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 7 मई को शुरुआत हो रही है, 14 मई को खत्म हो रहा है, स्क्रूटनी 15 मई को हो रही है और अगर नाम वापसी की बात की जाए तो 17 मई को नाम वापसी की जा सकती है। हाँ, और ये 46 दिन चलने वाला लोकतंत्र का महापर्व जिसमें 96,88,21,926 वोटर्स भाग लेंगे, जिनमें पुरुष लगभग 49 करोड़ के आसपास हैं, महिलाएं 47 करोड़ के आसपास है, 48,000 के आसपास इस बार ट्रांसजेंडर हैं। दिव्यांगों की बात करें तो दिव्यांग भी 88 लाख प्लस हैं और इस तरह से देखा जाए तो इस बार 100+ उम्र के ज़्यादा, यानी कि जिनकी 100 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, ऐसे भी मतदाता हैं और ये 2,38,000 प्लस हैं।
तो उनके लिए भी काफ़ी सहूलियतें दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि जो 90+ लोग हैं उनके लिए घर से मतदान करने की सुविधा भी है। वो चाहें तो घर पे मतदान कर सकते हैं, या वो चाहें तो उनके लिए हर बूथ पर व्हील चेयर और उसके लिए वॉलंटियर भी रखे जाएंगे जो उनकी सहूलियत के लिए उनको ले करके आएंगे और उन्हें बूथ तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको एक बात और बता दें कि इस बार का जो चुनाव है वो अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार के चुनाव में अगर 18 साल से 19 साल के उम्र के मतदाता की बात की जाए तो केवल उनकी संख्या ही 1,84,81,610 होती है। मतलब ये ऐसे मतदाता हैं जो बिल्कुल युवा हैं और अभी अभी पहला कदम रखने के लिए वोट डालने जा रहे हैं। और आप लोगों को बता दें कि दुनिया का सबसे बड़े ये चुनावी प्रक्रिया है हमारे देश की, जिसमें 97 करोड़ लोग भाग ले रहे हैं। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं और 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर सिक्योरिटी गार्ड लग रहे हैं। 55 लाख ईवीएम का यूज किया जा रहा है और 4 लाख गाड़ियों का यूज किया जा रहा है। लेकिन सबकी नजर अब घोषणा हो गई है, लंबा पीरियड मिला है, 46 दिन का पीरियड मिला है। और जहां तक गैपिंग की बात देखी जाए तो काफी अच्छी गैपिंग मिली हुई है। और नेताजी लोगों को प्रचार के लिए और क्या चाहिए, एक मुफीद स्पेस चाहिए जब वो रैलियां कर सके। और देखा जाए तो पहले और दूसरे में 19 तारीख के बाद सीधे 26 तारीख को है तो 5 दिन की यहाँ पर गैपिंग है। फिर 26 के बाद 7 मई को है तो वहां पर गैपिंग है। 7 के बाद फिर 7 दिन की फिर गैपिंग है, 14 तारीख को है। तो इस तरह से गैपिंग मिलती जा रही है और उसके साथ ही उनको चुनाव प्रचार की भी सहूलियतें मिलने वाली हैं। लेकिन इस बार बरसात का भी समय आ चुका रहेगा उस समय, और देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि अगर बारिश होने लगेगी तो बारिश में दिक्कतें बढ़ेंगी। नेताजी चुनाव की रैली करने तो जाएंगे, लेकिन अगर बारिश हुई तो हो सकता है कि जनता वहां पर रुक ना पाए और रैली डिस्टर्ब हो जाए। जी, शिव पांडे जी बता दूं कि देश का सबसे बड़ा सीटों के लिहाज से कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता अगर कहीं से गुजरता है तो यूपी से, जो यूपी जीत गया वो दिल्ली जीत गया। और यूपी में चुनाव भी 7 ही चरण में होने वाले हैं। और ये चरण क्या है, 19 अप्रैल को 8 सीटों के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 8 सीटों के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण में भी 7 मई को 10 सीटों के लिए मतदान होगा। और चौथे चरण में 13 मई को 13 सीटों पर मतदान होगा। 14 उसके बाद 5वां चरण है 20 मई को, इस पर भी 14 सीटों पर मतदान होगा। 6वां चरण है 25 मई को जिसमें कि 14 सीटें हैं। और 7वें चरण 1 जून को होगा जिसमें कि 13 सीट पर मतदान होगा। तो यूपी खास है, यूपी की रणनीति भी खास है। यूपी की रणनीति बनाने में नेताजी लग गए होंगे। समाजवादी पार्टी की जहां तक बात की जाए, समाजवादी पार्टी कुछ प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भी यूपी में कुछ प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। और अब लग रहा है कि कमोबेश सभी पार्टियां जल्दी जल्दी घोषणा कर देंगी। क्यों, आपको क्या लगता है? अब जैसे ही चूंकि चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, डेट आ गई है, तो अब जो भी पार्टियां हैं तुरंत अपने कैंडिडेट्स को फाइनल करेंगी और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स फाइनल हो चुके हैं वो भी अपने चुनावी मिशन में लग जाएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को रिझाया जा सके और अपने पाले में किया जा सके। तो वही अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार भी पीछे रहने वाला नहीं है। बिहार में भी 40 ही भले सीटें हैं लेकिन 7 चरणों में वहां भी चुनाव होने वाला है। ये बड़ा अजब है। 7 चरणों में बिहार में तो 40 सीटें हैं, कम में भी हो सकता था। और बिहार की जहां तक बात की जाए, फेज 1 में बिहार में 19 तारीख को वोट पड़ेंगे। 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई केवल 4 सीटों पर बनेंगे। 2 अप्रैल जहां तक दूसरा फेज की बात की जाए तो 26 अप्रैल को फिर यहां पर 5 जिलों को कवर किया गया है। किशनगंज की सीट है, कटिहार की, पूर्णिया की, भागलपुर और बांका की। तीसरे फेज में अगर चला जाए बिहार में तो 7 मई को होगा झांझरपुर, सुपौल, अररिया और उसके बाद आपका मधेपुरा पड़ जाता है, खगड़िया पड़ जाता है। चौथे फेज को देखेंगे तो 13 मई में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। बेगूसराय काफी चर्चित सीट है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह निकल के आते हैं, बेगूसराय से कन्हैया कुमार भी निकल के आते हैं। और 5वां सीट फेज जो है 20 मई को होगा। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, ये सीटें भी काफी चर्चा में रही हैं। अभी रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान और उनके चाचा पारस पासवान को लेकर के एक तरह से पारस पासवान जो है एनडीए से आउट ही हो चुके हैं। चिराग को
सीटें मिली हैं, 5 सीटें मिल गई हैं बिहार में। और छठा फेज की बात की जाए तो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज, सिवान। शिवहर का जो क्षेत्र है वो आनंद मोहन सिंह की वजह से चर्चाओं में अभी आया था, जिनके बेटे आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद थे जो आरजेडी से विधायक थे और उसके बाद भाग करके वो बीजेपी के खेमे में चले गए थे। और 7वें फेज में 1 जून को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुर, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। आरा के जानते ही पवन सिंह को लेकर के चर्चा में है। पटना साहिब मुख्य सीट है बिहार की। नालंदा वो सीट है जहां से चुन करके पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार आते थे। और बक्सर और अश्वनी चौबे हैं। अब बक्सर में भी इस बार कांटे की लड़ाई होने वाली है कि देखते हैं। पिछली बार ही अश्वनी चौबे का शीर्ष नेतृत्व टिकट काटने वाला था, नहीं काटा। इस बार क्या होता है देखने वाली बात होगी जी। तो शिव पांडे जी, जहां तक देखा जाए बिहार को, यूपी की बात अगर करेंगे तो यूपी में इस बार की लड़ाई कैसी होने वाली है? देखिए, यूपी में तो इस बार की वैसे भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यूपी में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं जो टक्कर में हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है समाजवादी पार्टी। अगर हम बात करते हैं किसी और पार्टी की, जैसे हम बात करें बसपा की, तो बसपा तो पिछले काफी समय से इनएक्टिव पड़ी हुई है। कांग्रेस का बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनएक्टिव पड़ी हुई है। कांग्रेस का जनाधार लगभग खत्म हो चुका है। मिल के चल रही है, सपा से मिल के चल रही है। अगर पर्टिकुलर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का जनाधार बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक तरफ देखा जाए तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की एनडीए है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां हैं जिनका इंडी गठबंधन चल रहा है। तो इन्हीं 2 पार्टी में टक्कर होना है। यूपी की अगर बात कर लिया जाए कि किस चरण में किन जिलों में मतदान है, ये भी काफी देखने वाली दिलचस्प बात है। 19 अप्रैल को देखा जाए, यूपी भी 7 फेज में आता है। किस सीट्स पर कब वोटिंग है लोग जानना चाहते हो तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि पहला जो है 19 अप्रैल को सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत पश्चिमी यूपी की ये सीटें हैं। इन पर होने वाला है। नगीना से काफी चर्चा थी पहले कि चंद्रशेखर लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको कोई भाव नहीं दिया और उनको मायूस किया है। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने ऐलान कर दिया है कि हम चुनाव वहां से लड़ेंगे। वहीं पीलीभीत देखा जाए तो पीलीभीत वरुण गांधी की सीट रही है, 2 बार से सांसद रहे हैं। इस बार देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत से उनको टिकट देती है या नहीं देती है। अब तो 1-2 दिन में यह भी क्लियर हो ही जाएगा। और जहां तक दूसरे चरण की बात है, दूसरे फेज की, तो 26 अप्रैल को यह होने वाला है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। उधर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव है, जाट वोटर्स हैं और इन्हीं को लुभाने के लिए, पहले और दूसरे फेज को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन भी किया है जी। तीसरे चरण में 7 मई को वोट पड़ने वाले हैं। संभल है, ठीक है, हाथरस है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है। वही मैनपुरी जहां से कि डिम्पल यादव सांसद हैं। मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद उपचुनाव हुए थे जिसमें डिम्पल यादव बम्पर वोटों से जीती थी। एटा है, बदायूं है, बरेली है, आंवला है। बदायूं भी चर्चा में है। बदायूं से जो वर्तमान सांसद हैं वो आपके स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, ठीक है। और आंवला इसलिए चर्चा में है कि आंवला से मेनका गांधी थी। अब इस बार देखना है कि बदायूं से भारतीय जनता पार्टी किसको उतारती है और आंवला से किसको उतारती है। चौथे चरण की अगर बात की जाए तो चौथे चरण में शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच की सीटें हैं, जहां पर 13 मई को चुनाव होने वाले हैं। वहीं पर 5वां चरण जो है, 5वां चरण का चुनाव 20 मई को होना है। उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली वही जगह है जो कांग्रेस का गढ़ रही है एक समय, जहां से सोनिया गांधी वर्तमान में है। और उसके साथ साथ अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है। अमेठी से कांग्रेस लगातार जीतती रही है। तो पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। इस बार वहां लड़ाई बड़ी कांटे की होने वाली है। और सबसे दिलचस्प बात है कि अभी वहां से टिकट की घोषणा माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने अभी नहीं किया है। अब आजकल में वो भी घोषणा हो जाएगी क्योंकि वहां भी बहुत जल्दी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
लोगों ने अनुमान लगाया, कयास अभी तक लगाए जाते जा रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की जो सीट है उसमें कौन प्रत्याशी होगा। कुछ लोग अमेठी से राहुल गांधी को कैंडिडेट मान रहे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना ये था कि इस बार अमेठी से दर्शकों को हम बता दें कि बहुत जल्दी ही हम लोग आपके पास बहुत जानकारियों का खजाना लेके आएंगे, दिलचस्प बातें बताएंगे, जिसमें कि ये भी बताएंगे कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी कि प्रियंका गांधी अमेठी से लड़ेंगी, राहुल गांधी फिर से आएंगे अमेठी कि वो फिर हो सकता है कि इस पर रायबरेली जाए या फिर केवल वायनाड से ही लड़े। तो अगली वीडियो आप लोग देखिएगा, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। फिलहाल आपको बता दें कि इसी चरण में, ठीक है, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा के साथ साथ ही फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, 2 सीटें, ये सारी की सारी टॉप हिट लिस्टेड सीटें जो है शिवाजी, ये सब के सब कहां आके फंसी हैं? 5वें में। कैसरगंज वही सीट है, बिल्कुल ब्रजभूषण शरण सिंह। और इस सीट को लेकर अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने वीडियो भी किया था और जिसे आप लोगों ने खूब सराहा, पसंद भी किया था, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला चरण में कौन कौन से जिले हैं? अगला चरण जो है 6वां चरण है, 25 मई को चुनाव होना है। इसमें उत्तर प्रदेश के सुल्तानगंज, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्री बस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, हाँ, ये बड़ी चर्चित सीट है। भदोही, जौनपुर, भदोही और मछली शहर। देखिए आप लोगों को बता दें इसमें से चर्चित सीटें कौन कौन सी हैं। एक तो फूलपुर है जी, जिसपे पूर्व प्रधानमंत्री जिस सीट से जीतते रहे जवाहरलाल नेहरू, वो सीट है, इस समय चर्चा में है। केशव प्रसाद मौर्य कभी उस सीट से जीत चुके हैं। उपचुनाव हुआ, जब वो उप मुख्यमंत्री बन गए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार गया था। वर्तमान में इस समय बीजेपी का कब्जा है इस सीट पर। और उसके बाद प्रयागराज भी है जो इलाहाबाद संसदीय सीट कहलाती है और प्रयागराज कहला रही है, जिस पर कभी अमिताभ बच्चन प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस बार ये इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के जिम्मे है। अंबेडकर नगर है श्रावस्ती, डुमरियागंज जगदम्बिका पाल की सीट है, वहां से वो बीजेपी से सांसद बनते आ रहे हैं। बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ हॉट सीट है, पूर्वांचल की बड़ी सीटों में से मानी जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में पहले लोकसभा का बता दें कि लोकसभा का उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि भोजपुरी स्टार हैं, उन्होंने अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को 8000 वोटों से मात दे दिया था। लेकिन जैसे ही वहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे तो आजमगढ़ की सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई थी। और इस बार भी निरहुआ ने ललकारा है कि कहीं भी रहेंगे अखिलेश यादव मैं लड़ूंगा। तो देखना है कि वहां से कौन समाजवादी पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है। और इस पर एक और हम वीडियो आप लोगों को लेके आएंगे, आजमगढ़ बेस्ड। अगली वीडियो आजमगढ़ की भी आएगी और हम लोग ग्राउंड पर चलेंगे तो आजमगढ़ का अलबेला रूप भी दिखाएंगे। और फिलहाल आप लोग जान लीजिए आजमगढ़ हॉट सीट में से है। भदोही है, जौनपुर की वो सीट है जहां पर धनंजय सिंह की चर्चा थी अभी। इसके साथ ही मछली शहर है, समाजवादी पार्टी की एक बहुत ही कद्दावर इस समय नामी विधायिका है रागिनी सोनकर। कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हो सकता है कि उनको, रागिनी सोनकर को वहां पर, ये सुरक्षित सीट है, वहां से उतारे। और अगला चरण है 1 जून को आखिरी चरण, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, बाबा योगी आदित्यनाथ जी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का वो पैतृक सीट है। इस समय रवि किशन वहां प्रत्याशी हैं। कुशीनगर है, देवरिया है, बसगांव है, घोसी है। घोसी ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन में एनडीए ने दिया हुआ है और राजभर ने अपने बेटे को वहां से प्रत्याशी बनाया है। सलेमपुर है और 1 जून को ही यानी कि 7वें चरण में पूर्वांचल के आखिरी छोर पर बागी बलिया का भी नाम है। बलिया में इस समय वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है, इससे पहले समाजवादियों का वहां पर लंबे अरसे तक कब्जा रहा है। और गाजीपुर है, गाजीपुर से समाजवादी पार्टी ने अफजाल को दे रखा है टिकट, अफजाल अंसारी को। और देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी वहां पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, किसकी घोषणा करती है। और खुद 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीट वाराणसी है, मिर्जापुर है, राबर्ट्सगंज है। और लगभग हमेशा आखिरी चरण में ही वाराणसी का नंबर आता है। अंत में मोदी जी वहां पहुंचते हैं और वहां की जनता के बीच रोड शो करते हैं और वहां अपील करते हैं। बिल्कुल।
और वहीं से चुनाव जो है समाप्ति की ओर जाता है और फिर इंतजार होता है कि रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में देखना ये दिलचस्प होता है कि आखिर शंखनाद किसके द्वारा होना है। जी, तो चलते चलते आप लोगों को एक बार फिर पूरा बता देते हैं आपको कि लोकसभा 2024 के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दिया। इसी के साथ पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसके साथ ही 7 चरणों में मतदान होंगे, जिसमें 46 दिन लगेंगे। 4 जून को मतों की गिनती होगी, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और 97 करोड़ मतदाता इस बार भाग लेने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो में कुछ अच्छा लगता हो तो कमेंट जरूर किया कीजिए। बिल्कुल, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो बाकी दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। चलते हैं अगली वीडियो में, फिर मिलते हैं। तब तक राम राम दुआ सलाम। जय हिंद।